प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस कड़ी में आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे। कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक कहाँ तक जिम्मेवार था, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु व प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से स्थापित की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, और जिसे अशोक ने मौर्य वंश की प्रशासनिक ढांचा को पराकाष्ठा पर पहुंचाकर उसे स्थायित्व प्रदान किया था, वही मौर्य साम्राज्य अशोक महान की मृत्यु के पश्चात केवल 52 वर्षों में धराशायी हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद जिस तरह वंश समाप्त हुआ वह प्रायः नाटकीय है। साम्राज्यों के पतन के अधिकांश उदाहरण में राजनीतिक अवनति से बहुत पहले अधोगति शुरू हो जाती है, लेकिन मौर्यों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ आधी सदी के भीतर ही अवनति पूर्ण हुई। इसलिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की यदि हम समीक्षा करें तो समीक्षा के क्रम में एक प्रश्न यह भी उठता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। अशोक के उत्तरदायित्व के दो प्रमुख आधार माने गए हैं मौर्य साम्राज्य के पतन में। पहला, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, और दूसरा, अशोक की शांति एवं अहिंसा की नीति। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अशोक की धार्मिक नीति से जहाँ बौद्ध लाभान्वित हुई, वहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। अशोक द्वारा पशु बलि पर नियंत्रण ब्राह्मणों पर सीधा प्रहार था, क्योंकि यज्ञ और बलि के माध्यम से ब्राह्मण धन एवं सम्मान प्राप्त करते थे। तीसरे तर्क के अनुसार
धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक द्वारा दंड समता और व्यवहार समता की स्थापना के लिए जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात था, पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायी में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि अशोक की धार्मिक नीति ब्राह्मण विरोध को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि इस नीति में ब्राह्मणों के आदर और सम्मान करने की बात कही गई थी। इसके दूसरे तर्क दिया जाता है विपक्ष में कि जहाँ तक मौर्यों के शूद्र होने की बात है, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता, जबकि अशोक ने स्वयं एक बार रानी तिस्रक्षिता से कहा था कि वह क्षत्रिय है। तीसरा तर्क कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी ब्राह्मण विरोधी कार्य नहीं था। उनकी नियुक्ति धम्म प्रचार एवं जन कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। वे समान रूप से ब्राह्मणों, श्रमणों, स्त्रियों आदि की देखभाल किया करते थे। फिर इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि धम्म महामात्रों के पदों पर ब्राह्मणों को नियुक्त नहीं किया जाता था। पुष्यमित्र की सैनिक क्रांति उसकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थी, न कि ब्राह्मणों के समर्थन और सहयोग से किया गया विद्रोह। वस्तुतः अगर मौर्यों का ब्राह्मणों से कटु संबंध रहता तो वे पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण ही था, को सेनापति के पद पर नियुक्त नहीं करते। पुष्यमित्र का सैन्य विद्रोह एवं षड्यंत्र इसलिए सफल हुआ कि पूरी सेना उसके नियंत्रण में थी। अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति उसके अभिलेखों से सिद्ध नहीं होती। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायी दूसरे प्रमुख आधार अशोक की शांति और अहिंसा की नीति पर पक्ष और उसके विपक्ष तर्क पर प्रकाश डालेंगे। अशोक की शांति और अहिंसा की नीति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि अशोक ने शांति एवं अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। अहिंसा की यह नीति न केवल सैनिक अवनति का कारण बनी, अपितु इसने सम्राट का नियंत्रण शक्ति को भी कम किया। नियंत्रण के कम हो जाने से पदाधिकारियों ने प्रांत में अत्याचार करना शुरू किया। फलस्वरूप साम्राज्य में विद्रोह होने लगे, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। वहीं शांति एवं अहिंसा की नीति ने अशोक के उत्तराधिकारियों के मन में गहरा प्रभाव डाला और वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। फलतः विदेशी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाए। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक किस हद तक जिम्मेवार था, उसके दूसरे आधार अशोक की शांति और अहिंसा की नीति के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि अशोक पूर्ण रूप से अहिंसा की बात नहीं करता, क्योंकि अभी भी मौर्य राजमहल में पशु मारे जा रहे थे, मृत्युदंड की प्रथा प्रचलित थी और सेना भी मौजूद थी।
इसी सेना के बल पर अशोक ने 13वें शिलालेख में आटविकों को चेतावनी दिया था। अशोक की शांति अहिंसा की नीति के विपक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि धम्म विजय की नीति अशोक के द्वारा उठाया गया एक सृजनात्मक कदम था, जिससे साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने में मदद मिली और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बने। अशोक शांति की नीति का अनुसरण इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मौर्य राज्य की सीमाएं अब अत्यधिक विस्तृत हो चुकी थी और ज़रूरत थी इस विशाल साम्राज्य में एकता बनाए रखने की। इस नीति के बावजूद भी अशोक साम्राज्य पर अपना दृढ़ नियंत्रण कायम रख सका और अपने समय में साम्राज्य बनाए रखा। परवर्ती काल में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अशोक की इस नीति का ठीक से अनुपालन नहीं कर सका और यह उनकी अयोग्यता का परिणाम था, न कि अशोक की शांतिवादी नीति का। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मौर्य वंश के पतन में सैनिक निष्क्रियता, ब्राह्मण विरोध, आर्थिक दबाव में से कोई एक कारण नहीं माना जा सकता। उसका कारण तो राज्य तथा उसकी संरचना और राज्य की आर्थिक संरचना में अंतर्निहित कमजोरी के परिप्रेक्ष्य में ढूंढा जा सकता है। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में राज्य की आर्थिक और राजनीतिक संरचना में कमजोरी इतनी व्यापक हो गई कि शासन तंत्र का विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण नहीं रह पाया और इस प्रकार इतने बड़े केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन में केवल अशोक के उत्तरदायित्व ही जिम्मेवार नहीं थे, बल्कि इसके पतन में अयोग्य उत्तराधिकारी, राजकोष का दबाव, जटिल नौकरशाही तथा मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों का ग्रहण इत्यादि इसके कई कारण भी मौजूद थे, जो अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। धन्यवाद।